अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज संसद में बहुत कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की लोकसभा में आज दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गए और वो साथ में स्मोक बम टाइप की चीज़ लेकर गए थे जिसको उन्होंने सदन के भीतर फोड़ा और पूरे सदन में हाहाकार मचा दिया। और जिस तरह से धुआं फैला और जैसी दहशत का माहौल रहा वो बहुत ही चिंता का विषय है। 2001 में इसी भारत की पुरानी बिल्डिंग के भीतर भारत की संसद में हमला हुआ था और आज उसकी 22वीं बरसी है। 2001 में घटना हुई थी और हम 2023 में हैं। 22 साल के बाद यानी 23वीं बरसी पे ऐसी विकराल घटना ये जो घटी है ये बहुत चिंता प्रकट करती है। वो तो उनके हाथ में या उनके पास कोई ऐसा विस्फोटक मटेरियल नहीं था जिससे कि वो नुकसान कर पाते, वरना उनके इरादे ख़तरनाक थे। और ये जो लोग 4 गिरफ्तार किए गए हैं इनके सबकी हिस्ट्री भी पीछे की कोई ऐसी नहीं है कि जो कोई बड़े अपराधी रहे हों, लेकिन किसने कराई ये घटना और संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य और रहस्य का विषय है। आज की चर्चा संसद में लगी सेंध पर। बहनों भाइयों, भारत की संसद में आज जब सब कुछ ये चल रहा था, लोग देखकर हैरान थे, परेशान थे और विचलित भी हो गए जब देश को ये पता चला कि भारत की संसद के भीतर इतनी बड़ी घटना घटी है कि दर्शक दीर्घा से कुछ लोग फांद कर संसद के भीतर कूद गए और उन्होंने वहाँ विस्फोट किया। विस्फोट भी किसका किया? उन्होंने साथ में स्प्रे बम लेके गए थे जिससे वो धुआं इत्यादि निकलता है। हालांकि उनके पास कोई विस्फोटक मटेरियल नहीं था, लेकिन उनके जो इरादे थे और जहां तक वो पहुंच गए थे वो बेहद ख़तरनाक था और ये सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा ब्रिज था, सिक्योरिटी पर बहुत बड़ी सेंध थी। और ये सेंध 22 साल के बाद जाके 23वें वर्ष में लगी है जब भारत की संसद पर हमला हुआ था। ये सामान्य घटना नहीं है बहनों भाइयों, ये असामान्य है क्योंकि 2 लोग भीतर कूद रहे थे, वहां वो बवाल कर रहे थे सदन के भीतर और उनके 2 साथी बाहर सदन के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, वो भी साथ में स्प्रे बॉम्ब लेकर आए हुए थे। ये कौन लोग थे? इनके मकसद क्या थे? कैसे भारत की संसद के 7 सिक्योरिटी बैरियर्स को पार करके ये दर्शक दीर्घा तक पहुंचने में कामयाब रहे और कैसे इन्होंने वो पास हासिल कर लिया। दर्शक दीर्घा तक इनके पहुंचने का पास कर्नाटक में मैसूर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के लेटर पैड पर बना था, उनकी रिक्वेस्ट पर बना था। और जो 4 पकड़े गए हैं उसमें हैरानी की बात है कि एक लखनऊ शहर का रहने वाला है, आलमबाग का है। इसके पहले वो ई-रिक्शा चलाता था, रहता बंगलोर में था, इधर अगस्त में चला आया था और 4 दिन पहले वो घर में ये बताकर गया था कि दिल्ली जा रहा है धरने प्रदर्शन में, लेकिन मिला कहाँ? सदन के भीतर बवाल करते। और इसके पहले कि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ना उसको कोई जानता था। बेहद गरीब परिवार के लोग। इनके पीछे कौन है बहनों भाइयों? प्रश्न इस बात का है। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, बहुत बड़ी हुई है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ताकि संसद को हम सुरक्षित रख सकें। यह लोकतंत्र का मंदिर है, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसकी सुरक्षा पर सेंध लगी है तो यह बहुत बड़ा विषय है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए। यह सामान्य घटना नहीं है। लेकिन इसमें 2-3 सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला, यह बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। मैं इसे हमला ही बोलूंगा, यह तो अटैक है। बस उनके पास कोई घातक हथियार नहीं था, वरना उनके इरादे खतरनाक थे। जिस तरह से सदन के भीतर वो कूद रहा था सागर शर्मा और जिस प्रकार की हरकतें सदन के भीतर कर रहा था, अलार्मिंग, इट जस्ट लाइक ए टेरर एक्टिविटी। बस उनके हाथ में विस्फोटक मटेरियल, गन या बॉम्ब नहीं थे। 2 सवाल, इसके पीछे कौन है? बीजेपी के सांसद ने इनके पासेस क्यों बनवाए? वो स्प्रे जो लेकर गए थे वो कैसे लेकर जाने में 7 सिक्योरिटी बैरियर वो सफल हुए? मेटल डिटेक्टर पर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? फिजिकल सिक्योरिटी चेक में देखा क्यों नहीं गया? और इस 7 सिक्योरिटी तक वो पार कैसे कर गया? जिस दर्शक दीर्घा तक पत्रकारों का पहुंचना असंभव हो, बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें चलती हों, लंबी वेटिंग हो और बड़ी मुश्किलों से वहां तक कोई पहुंच सकता है,
पत्रकार तक नहीं पहुंच पाते, उनके तो पास तक रद्द पड़े हुए हैं। किसी पत्रकार के पास संसद भवन को कवर करने का पास नहीं है, सब बाहर रहते हैं। लेकिन लखनऊ में ई रिक्शा चलाने वाला सागर शर्मा गुरुग्राम जाता है, वहां से दिल्ली आता है और सदन की दर्शक दीर्घा तक पहुंच जाता है। ई रिक्शा चलाने वाला बेहद गरीब परिवार कैसे पहुंचा, वो क्या थॉट है, वो कौन लोग हैं जो इनसे पीछे से फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये बवाल कराया। बीजेपी एमपी ने अब तक इस पर बयान भी नहीं दिया है कि मैसूर का सांसद और लखनऊ के एक ई रिक्शा चलाने वाले के लिए पास क्यों बनवा रहा है। दिल्ली पुलिस या लोकसभा की संसदीय सुरक्षा जो फोर्स है, स्पेशल फोर्स उनकी, उसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एफआईआर लिखाने की बात कही जा रही है बहनों भाइयों, पर यह बेहद चिंता का विषय है और इसमें चिंताओं का समाधान होना ही चाहिए। उस सदन में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, देश भर के हमारे जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं वहां बैठते हैं। भारत की नीति निर्माता हैं, वो लॉ मेकर्स हैं, और अगर सदन सुरक्षित नहीं है तो यह बेहद चिंता की बात है। इसका व्यापक समाधान होना चाहिए, व्यापक अनुसंधान होना चाहिए, इसके पीछे के चेहरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स है, नो डाउट अबाउट इट, इस पर तो कोई संदेह ही नहीं है। और ये बड़ा सिक्योरिटी है। जब आप नई संसद बनाते हैं, परिंदा भी कहते हैं पर नहीं मार सकता है, परिंदा तो छोड़े, एक ई रिक्शा चलाने वाला सदन के भीतर पहुंच गया। क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसका व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच सिर्फ दिल्ली पुलिस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये वेल ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, वरना ऐसे कैसे संभव हो कि दो लोग जिस वक्त सदन के भीतर कूद कर बवाल कर रहे हों, बाहर भी उनके साथी हंगामा कर रहे हों। इसका मतलब कि कोई वेल ऑर्गेनाइज था, उसका प्रबंधन किया गया था, रिसोर्स मोबिलाइज किए गए थे। और इन चारों के जो फोन हैं, एक व्यक्ति के पास है, उसका नाम है ललित, वो अब तक गायब है। उसने इन सबके फोन पहले ही लेके रख लिए थे। कौन है वो ललित? पास कैसे बन गए? इनको वहां तक पहुंचाया किसने? इसके बदले इनको क्या मिला? तो ये सब बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं और ये सब कुछ जांच के जरिए ही सामने आ सकता है। लिहाजा इसकी जो जांच है वो बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, जिसमें एसपीजी, रॉ, आईबी, दिल्ली पुलिस, संसद की सुरक्षा के जो स्पेशल फोर्सेज हैं, उन्हें सबकी कमेटी बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होने और देश को पता चले कि वो कौन लोग थे, उनका मकसद क्या था संसद के भीतर इस तरह से आक्रमण करने का। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो आज घटना घटी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने, यहाँ के मार्शल ने मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। जहां जहां हमें लगा कि चूक है, कमियां है, ये सारे मुद्दा हमारी तरफ से उठाए गए। सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पब्लिक गैलरी से दो लोग कूदे और कूदते ही एकदम धुआं जो है वो उठने लगा, तो अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागे, उन्हें पकड़ लिया गया है। और मैंने खुद जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ कुछ और सांसद थे, पकड़ लिया है। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आज जब पार्लियामेंट पर अटैक की 21वीं वर्षगांठ है, आज ही के दिन जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी होम मिनिस्टर, उस वक्त अटैक हुआ था। आज फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। ये जांच का विषय है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है जांच करेंगी। जहां सीटें होती हैं एमपीओ की, उसके ऊपर जंप फिर जंप फिर जंप, इस तरीके से भागा तो उधर से हनुमान बेनीवाल और इधर से मैं और कई एमपी भागे,
तो जैसे ही उसने जूता निकाला हल्का सा झिझक सी आई, पर एकदम जोर से पकड़ा उसको जूता पर, जब तक वो निकाल चुका था। और 4-5 MP आ गए और उसे पूटना शुरू करा। जब तो ये लग रहा था सिर्फ कि आज इसने हम मार दिए, और मारते समय या तो इसको मारो या इस पे कोई हथियार हो तो उसे ना निकाल ले, इसे दबोच लो। मैं निश्चित रूप से अपने सांसदों की सराहना करूंगा कि वो कोई भी हो सकता था, उन्हें क्या पता कि ये सिर्फ इसके पास स्प्रे बम है, हो सकता है विस्फोटक मटेरियल होता, हथियार होता, लेकिन हमारे सांसदों ने जो हौसला दिखाया, जो क्षमता और बहादुरी दिखाई, वो निश्चित उसकी सराहना होनी चाहिए। उनकी पिटाई की गई, जो लोग इसमें शामिल थे वो अलग विषय है, लेकिन जिन निर्भीकता और बहादुरी दिखाई वो प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वो क्षण किसी के भी जीवन में होते वो निश्चित तौर पर डरावने और दहशतनाक होते, जो कुछ भी इन सांसदों ने खुद महसूस किया और खुद उनको पकड़ा, क्योंकि वो कोई भी हो सकता था उस वक्त वहाँ पर। मेरे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस घटना के बारे में उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। पीके सहगल साहब हैं और कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आपका शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। पीके सहगल साहब, मैं आपका रुख करूंगा और आप मुझे बताइए कि ये किस तरह की सुरक्षा चूक आप इसे मानते हैं। वो नज़ारा देखकर तो पूरा देश हैरान रह गया कि जब भारत की संसद में इस प्रकार की घटना कारित की गई, आप इसे कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स मानते हैं और क्या किया जाना चाहिए? देखो, जिस माफिक हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया, जिसकी तैयारी 2 साल से हो रही थी, इसी माफिक आज इन लोगों ने देश की संसद जो हमारी ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है उसके ऊपर हमला किया है। ये एक किस्म से हमला था। ये खुशकिस्मत थी कि उनके पास जो स्प्रे बॉम्ब था उसमें कोई नर्व गैस नहीं थी, उसमें कोई पॉइजन मटेरियल नहीं था। अगर वो होता तो बहुत बड़े पैमाने पर देश की छवि गिर गई होती, देश ह्यूमिलेटेड होता इंटरनेशनली। और वास्तव में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, हिज हेड मस्ट रोल। फिर जितने भी 7 सिक्योरिटी लेयर्स बने हैं, जिन्होंने सारे के सारे फेल हुए, ऑल ऑफ देम मस्ट बी सस्पेंडेड। बड़ी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत सारे हेड्स हैव टू रोल। अगर वो हेड्स रोल नहीं होंगे तो इस माफी का दोबारा कार्रवाई हो सकती है। इसमें पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो पुरानी बिल्डिंग होती या नई बिल्डिंग होती, आपने बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है, सो कॉल्ड फूल प्रूफ सिस्टम, बट आपके फूल प्रूफ सिस्टम को एक रिक्शा वाले ने नाकाम कर दिया। तो ये तो बहुत ही बड़ी चिंता की विषय है। दूसरा कि ये लोग जो हैं अलग अलग जगह से कई दिनों से या कई हफ्तों से या कई महीनों से प्लानिंग कर रहे होंगे। जिसको ये पास लिया उसने भी कहा कि मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा था इस पास के लिए, 3 महीने के बाद मेरे को पास मिला। तो यानी दूसरे लफ्ज़ में इनके पीछे कौन है? क्या कोई राजनीतिक दल है? क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री है? क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द कंट्री है? क्या ये इसमें कोई बाहरी पावर इन्वॉल्व है? इनका असली मकसद कौन था? इसके पीछे कौन थे? ये कैसे असेंबल हुए? कौन इनको लेके आया? ये सारी की सारी जांच होनी चाहिए। एंड आप इस बात से सहमत हैं सहगल साहब कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसमें पीछे बहुत ही थॉटफुल तरीके से कोल्ड माइंड पूरा प्लान तैयार किया गया था अटैक करने का? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं तो ये 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को ब्रीच ही नहीं कर सकते थे। इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड, वेल थॉट थ्रू, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। एंड द फैक्ट कि वो संसद के बीच में पहुंच गए और वो हमला करने में भी सक्सेसफुल हुए, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वेरी वेल थॉट थ्रू, वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और इनके साथ 2 साथी बाहर भी थे और जो कुछ 2 फरार हो गए हैं, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स ये बहुत बड़े पैमाने पर और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। निश्चित तौर पर एक लखनऊ का, एक लड़की हरियाणा की, एक महाराष्ट्र का, 2 अन्य हैं जिनके अभी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे हैं कि वो कहाँ से देश के अलग अलग कोनों से ऐसे लड़कों को या लड़की को बुलाया गया वहाँ पे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अब लखनऊ में जो सागर शर्मा है वो ई रिक्शा चला रहा था 4 दिन पहले इसी लखनऊ में, अब वो कहाँ पार्लियामेंट में कूद कर ऐसा घटना कर दिया उसने। और इंटरेस्टिंगली इनके पेशे भी अलग अलग थे। एक तो कंप्यूटर इंजीनियर था जो बेंगलोर वाला है, एक ई रिक्शा वाला है। हरियाणा की जो लड़की है नीलम, वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में बड़ा सोच विचार, इनका तालमेल कई महीनों से हो रहा होगा। उसके और
इनका चैटर जो है या क्लटर जो है उसको पकड़ा नहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने। हम कहते हैं कि हम हर प्रकार की जो कॉन्वर्सेशन होती है उनको मॉनिटर करते हैं जो खास करके देश के विरुद्ध हो रही है। हाउस एट की किसी प्रकार की कोई इल्म ही नहीं हुआ और वो सक्सेसफुली अटैक करने में सक्सेसफुल हुए। बहुत देश की खुशकिस्मती रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉइजन नहीं था, कोई नर्व गैस नहीं थी, कोई ऐसी गैस नहीं थी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेहोश हो जाते, हताहत हो किस जाते। तरह की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये तो दिल्ली केवल पुलिस और इसकी केवल जांच कर खुशकिस्मती पाएगी, है। क्योंकि ये मल्टी स्टेट इसमें ऑपरेशंस हैं, इसमें कई प्रांत सम्मिलित हैं, कई बड़ी सिक्योरिटी। कर्नल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, और इसमें कोई सिर्फ एक एजेंसी हैंडल नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज की भी एक कमेटी बना के इसकी सर जांच होनी चाहिए, जिसमें सीबीआई, रॉ, आईबी, दिल्ली पुलिस सभी को सम्मिलित करके एक एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करे, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। एनआईए को भी सम्मिलित किया जाए इसमें। जैसे कारगिल युद्ध के बाद में एक बहुत बड़ी कमेटी का गठन किया गया था, अभी भी एक बड़ी कमेटी का गठन करना चाहिए जो विच गोज इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, और कोई भी एस्पेक्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर आप सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तो कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपका शुक्रिया। आज की घटना और वीडियो आपने जरूर देखा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी कड़ी सुरक्षा में रहने वाली हमारी संसद में ये इस तरह के लोग घुसने में और इस घटना को कारित करने में कैसे कामयाब हो गए, और इस तरह वो पहुंचे कैसे, और ये कितना बड़ा लैप्स आप मानते हैं इसे? देखिए, मैं इसको 2001 की घटना से जोड़ के देखना चाहता हूं। 2001 में इस घटना को पाकिस्तान की आईएसआई ने कोऑर्डिनेट किया था, और पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर ही 2001 में घटना घटित हुई थी। अभी पाकिस्तान की आईएसआई भारत में डिस्टर्बेंस फैलाना चाहती है, इसलिए ये जो पूरे के पूरे जो चारों तरफ से एकत्रित किए हैं ये घटना को अंजाम देने वालों को, ये सब पाकिस्तान की आईएसआई का एक किया हुआ खेल है। इसको उस लेवल पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट संस्था जो है वो एनआईए ये है, क्योंकि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उसके द्वारा सारी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। और इसमें इस घटना की नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ले लिया है, और मैं चाहूंगा कि इस घटना की इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की चूक ना की जाए, और उसको गंभीरता से ये कितना बड़ा सुरक्षा का चूक का मामला आप मानते हैं, जब 7 बैरियर पार करके ये सामान्य बैकग्राउंड के लोग जो ई रिक्शा चलाने वाले, कोई दुकान चलाने वाला, ये सब कितने कॉन्स्पिरेसी करके वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इनको सदन के भीतर दाखिल कराया गया, ये सामान्य बात तो है ही नहीं। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यदि आप कभी इस क्षेत्र में गए हो या एयरपोर्ट पे भी गए हो, तो कोई भी सुरक्षा कर्मी आपके जूतों को खुलवा के नहीं देखता है, और इन व्यक्तियों के दिमाग में क्या ख्याल चल रहा था, ये किसी भी सुरक्षा कर्मी को इसका बारे में पता नहीं लग सकता है। तो ये जो जूतों के द्वारा इन्होंने जो नया तरीका निकाला है, ये इसके बहुत एक्सपर्ट लोगों ने इनको गाइड किया है। लेकिन वो मेटल वाला जो केन लेके गए थे, तो कैनिस्टर मेटल डिटेक्टर ने पकड़ लेना चाहिए, वो कैसे मिस हो गया? देखिए, शायद मैं जहां तक मेरा जो आइडिया है कि मेटल डिटेक्टर जो है वो प्लास्टिक की चीजों को पकड़ता नहीं है, और ये प्लास्टिक में बंद करके, प्लास्टिक के पैकेट में बंद करके अपने जूतों में रख के लाए हैं, जिनके द्वारा इन्होंने एक्सप्लोजन किया है पार्लियामेंट के अंदर। तो मेटल डिटेक्टर केवल मेटल की चीजों को पकड़ता है, इसलिए इन्होंने सारे प्रॉज एंड कॉन्स को वे किया है पहले, और उसके बाद में इन्होंने ये पूरी प्लानिंग के साथ, और उनको पता है कि सुरक्षा कर्मी मेरी सर चिंता ये है कि वो जैसे भी लेकर गए हों, हमारे पास तो सिक्योरिटी के जांचने के बहुत ही सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं जो भारत की संसद में लगे हुए हैं। मान लीजिए कि वो नॉर्मल गैस की जगह नरु गैस भी होती, जहरीली गैस होती, देन इसके जांचने का कोई तरीका तो होना चाहिए था। यस, देखिए, ये जो नए नए अटैक हुए हैं, इस तरह का जो अटैक किया इन्होंने, इससे इन सुरक्षा एजेंसियों को लेसन मिलेगा, और अब जो भविष्य में किसी भी जो भी एंट्री करेगा उसके जूतों की भी जांच प्रॉपर होगी, तभी आदमी अंदर घुसेगा। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, जूतों का कोई जांच नहीं करता है, केवल ऊपर से बॉडी फ्रिस्क की जाती है, और उसके बाद पॉकेट्स वगैरह देखी जाती हैं। कोई भी किसी भी यात्री का या किसी भी पार्लियामेंट घुसने वाले का जूतों की जांच नहीं होती थी अभी से पहले।
मगर इसने पूरे वर्ल्ड को एक लेसन दिया है कि जूतों जी। को भी जांच की जानी चाहिए। शुक्रिया आपका सर। हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। फखरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल, ये क्या हुआ है संसद के भीतर? आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जो कुछ भी घटना हुई है? देखिए ब्रिजेश जी, ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और निश्चित रूप से सुनियोजित है, क्योंकि जब आज जो है संसद भवन पे हमले की बरसी है, उसी तारीख को संसद में दो युवक वो नीचे कूद जाते हैं जिनके पास स्मोक बम होता है। तो देखिए ये पूरी तरीके से सुनियोजित है और इसके पीछे ज़रूर बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं, अंदर के कुछ लोग भी शामिल निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि ये हमला जिस तरीके से, मैं इसको हमला ही कहूँगा कि एक हमला भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था, दूसरा हमला भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार में हुआ, वो भी संसद पे। तो देखिए ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। आखिर इसकी और ये आप मानते हैं कि ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक था? बिल्कुल ब्रिजेश जी, बिना आप सोचिए ना कि आज बरसी है और आज ही के दिन का क्यों चुना? इतने दिनों बाद आपने संसद पे जब एक बार हमला हुआ था, उसके बाद आपने नई संसद पे आपने आज का दिन चुना, उस पे हमले का दिन चुना, तो सुनियोजित है। निश्चित रूप से इनको ये अलग अलग जगहों से इन नौजवानों को इकट्ठा किया गया है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो साजिश है वो बाहरी भी हो सकती है और अंदर के भी लोग उसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। लेकिन बहुत बड़ा कैसे लोगों को चुना गया? जो लखनऊ में सागर शर्मा है, हमारे जो रिपोर्टर वहाँ गए थे, उसका परिवार कोई बहुत ही गरीब लोग हैं। उसका फादर कारपेंटर है, वो खुद ही रिक्शा चलाता था, बहुत ही पुअर हालात में रहते हैं, एक कमरे का घर है वो भी अंदर। देखिए मैं देखकर हैरान था कि कैसे उस बच्चे का माइंड वॉश किया गया होगा। नहीं तो ब्रिजेश जी, यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि इन नौजवानों को चुना गया अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से, उनके दिमाग में इस तरीके की बातें बैठाई गई, उनका ब्रेन वॉश किया गया और फिर सबको सुनियोजित फैसिलिटेट किया गया, उनको वहां तक पहुंचाया गया, वहां तक पहुंचाया गया। और सबसे बड़ी बात ब्रिजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के पास पे उनकी सिफारिश पे वो अंदर गए और उनसे पूछताछ हुई क्या? नहीं ब्रिजेश जी, सबसे बड़ा सवाल एक बात और का है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी नहीं लेगी? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? और जितने भी देश के खिलाफ हमले हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए। कारगिल हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कंधार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, संसद पे हमला हुआ तो भाजपा की सरकार थी, आप पुलवामा हुआ का हमला हुआ तो भाजपा की सरकार थी, और अभी हम कल फिर देख रहे थे कि नक्सली हमला हुआ था और आज संसद में हमला हो गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं आंतरिक सुरक्षा के, बाहरी सुरक्षा के, वो दावे पूरी तरीके से खोखले निकल आए। दूसरे राउंड में आपके विचार लेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। सुधा जी, जब घटनाक्रम हुआ उस वक्त मैं फोटोग्राफ देख रहा था, राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस क्या ओपिनियन रखती है? देखिए, ये घटनाक्रम मात्र देश के एक भवन की नहीं है। आप जानते हैं, जब हम वैश्विक रूप से अपने आप को विश्व गुरु के रूप में अपने आप को प्रायोजित कर रहे हैं, जानबूझ के इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेरी जो चिंता है ब्रजेश जी कि विश्व के पटल पे हमारे देश को लेके, हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेके, जिसको हमें बेहतर दिखाना है, हमें बताना है बाकी देशों को कि हमारी सुरक्षा में कहीं से कोई चूक नहीं हो सकती है। हमने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लोगों को दिखाया अपने सदन के नाम पे। आप जानते हैं जितने पैसे खर्च किए गए और जो बजट है हमारी सुरक्षा का वो भी कम नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, जब संसद भवन का जब इनॉग्रेशन हुआ, सब लोग गए, मैंने 2 बार कोशिश की कि मैं सदन के अंदर जा पाऊं, मैं नहीं जा पाई। एक पार्टी का प्रवक्ता होने के बाद अगर हम उसमें एंट्री नहीं पा रहे हैं, पत्रकारों को तो जाने की मनाही है ही, आप जानते ही हैं, सब जानते हैं। इस तरह की घटना की इतने स्तरों को पार करके अगर कोई व्यक्ति पहुंच जा रहा है, और वो कोई भी हो, आखिर कैसे वहां तक ये चीजें हुई, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, अपने देश के लोगों को चिंतित करने वाला। क्योंकि जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आज के लोग, आम जनमानस इस घटना को जब देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो उसके मन में ये विचार तो जरूर कौंधेगा कि अगर देश के संसद में जनादेश से पहुंचे हुए लोग सुरक्षित नहीं हो सकते, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है ये हम नहीं कह सकते, तो आखिर देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी कौन लेने वाला है? ये आप मानती हैं कि ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था जो देश भर में के अलग अलग कोनों से इन हमलावरों को एकत्र किया गया, और टाइमिंग देखिए, जिस वक्त वो अंदर बवाल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे,
बाहर उनके साथी हंगामा कर रहे थे, उसी टाइप का स्प्रे बॉम्ब, उसी तरह की शाउटिंग, उसी तरह की नारेबाजी, और इन सब के मोबाइल फोन किसी एक पांचवें व्यक्ति के पास हैं। उनको पहुंचाया कैसे गया, इसलिए मैं ये बड़ा अचरज का विषय है। इसीलिए मेरी मांग है, अचरज नहीं, ये सच में चिंता का विषय भी है। जो सेधमारी की गई हमारी सुरक्षा में, ये हर एक भारतीय की सुरक्षा में की गई सेधमारी है। हमारे देश के ऊपर जो हम अपने गर्व करते हैं उस पे सेधमारी है। ये सेधमारी है और उस विश्वास को जिसकी बात करते हुए जो भाजपा सरकार है, मैं इसको जोड़ूंगी गलवान से, इसको जोड़ूंगी पुलवामा से। अगर हमने एक संदेश दिया होता कि हमारी जांच एजेंसियां वक्त पे काम करती हैं और हर बात का, पुलवामा में जो हमले हुए थे आज तक पता नहीं चला कि वो गाड़ी कैसे पहुंची। ब्रजेश जी, दिक्कत इस बात की है ना कि हम बातें तो खूब कर अभी लेते जिस हैं, तरह की जांच चल रही है, क्या शहीदों के आप बाद उससे जो सहमत चीजें- हैं या और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करती हैं? मैं और हाई लेवल की, क्योंकि जो चीजें हो गई, इतनी सुरक्षा होने के बाद ये चीजें हो गई हैं, इसका मतलब हमें और अलर्ट होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो जानबूझ के अपने देश के अस्तित्व पे, देश की सुरक्षा पे जानबूझ के दिखाना चाहता है कि हम कमजोर हैं। तो ऐसे लोगों से अलर्ट होने की जरूरत है। साथ ही साथ देश के संसद में बैठे हुए हमारे द्वारा चुने गए लोग, अगर उनकी सुरक्षा का हम नहीं, क्या आप चाहती हैं कि बीजेपी के एमपी से भी पूछताछ हो जिन्होंने इनको पास देकर फैसिलिटेट कराया? पहली तो स्टार्टिंग वहीं से अब तक होना ही उनका कोई चाहिए। स्टेटमेंट नहीं उनसे है। अभी तक प्रश्न क्यों नहीं किया गया, उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? यही तो प्रश्न का बात है कि आखिर जितनी भी घटनाएं होती हैं ब्रजेश जी, उसमें भाजपा के लोग जुड़े क्यों होते हैं? घटना राजस्थान की हो तो भाजपा का कोई, गलवान में हो तो, पुलवामा में हो तो, कश्मीर में हो तो, यहाँ पे सारे कनेक्शन भाजपा के लोगों से थैंक यू सुधा जी। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ तो वो भाजपा का अनिल होता है। दुबे मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हैं। आपका शुक्रिया दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस संसद की सुरक्षा में आज भारी चूक हुई है। एक आपके लखनऊ का भी बंदा वहाँ मिला है जो ई रिक्शा चला रहा था, वो भी इस हमले में सम्मिलित था। इस पूरी घटना को लेकर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है और क्या जिस तरह की जांच चल रही है आपकी पार्टी संतुष्ट है या फिर और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए ब्रजेश जी, संसद के ऊपर पहले भी हमला हुआ और संसद पर हमला हुआ और इन्होंने क्या सबक लिया। आज इन्हीं की सरकार है। इनके गृह मंत्री भाषण देते हैं कि कश्मीर में पत्ता भी नहीं हिलेगा, और संसद के अंदर दो लोग जो है ये लोग कूद गए और स्प्रे बम लेकर के गए। तो जांच का विषय, और भारतीय जनता पार्टी मैसूर का सांसद इनके पास को जारी करता है। हम लोग पार्लियामेंट में दर्शक दीर्घा में जाना चाहते हैं, हमें पास बनवाने में दिक्कत होती है। ये बताओ, लखनऊ का आरोपी और मैसूर का सांसद, हाँ, मैं उसका पास बनवा रहा है, क्या कनेक्शन? हाँ, तो यही तो जांच का विषय है कि भाई मैसूर के सांसद ने इन लोगों का पास क्यों बनवाया, ये वहां पर कैसे पहुंचे, इनको कौन लेकर के गया, ये क्या संदेश देना चाहते थे। तो ये सबसे पहले तो मैसूर के सांसद का बयान आना चाहिए कि उन्होंने इनका पास क्यों बनवाया और वो किसके कहने से उनसे मिलने गए थे, वो इन लोगों से कैसे परिचित हुए थे। तो सवाल तो यहीं से शुरू होता है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है। तो अब ये जांच का विषय कि ये वहाँ पर कैसे लेकर के पहुँच गए, कैसे अंदर पहुँचे और इनकी ये चीज़ें पकड़ में क्यों नहीं आई, तो सारी चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए वो। और सबसे पहले वो सांसद मैसूर का बयान आना चाहिए, लेकिन अभी तक वो बयान नहीं आया। इसमें होम मिनिस्टर को, आप वो ठीक है, वो अपना शपथ ग्रहण समारोह में घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली की पार्लियामेंट की भी तो सुरक्षा है। अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं हैं, वहां पर इस तरह की चीज होगी तो पूरे देश के लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? अभी जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है अभी तक? पार्लियामेंट मेंबर का बयान तक तो आया नहीं। सीधे सीधे तो किसका? वो मैसूर वाले का? मैसूर के सांसद का बयान आना चाहिए कि उन्होंने कैसे पास जारी किया, क्यों जारी किया, वो उनको कैसे जानते थे। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है किसी को तो पास कैसे जारी कर दिया? आप चाहे विधानसभा में चले जाइए, पार्लियामेंट में चले जाइए, राज्यसभा में चले जाइए। अच्छा ये बताओ, आप तो पॉलिटिकल लोग, पास ऐसे ही बन जाता है क्या? नहीं, कोई नहीं बनाता जब तक कोई किसी को जानता नहीं है या सुनियोजित रूप से कोई बनाएगा। ये चीजें तो यही तो जांच का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, मैसूर का सांसद और लखनऊ के लोग, और वो लखनऊ के लोग जो इतने गरीब हैं, इतने कमजोर परिवारों के मैं लोग अभी वीडियो देख रहा था, हमारे रिपोर्टर ने भेजा, वो मैं उनके घर देख रहा था।
खाने के लाले हैं उनके घर। तो ये लोग वहां तो ये कैसे बताओ। और एक कनेक्शन जरूर मिला है कि अगस्त में यानी रक्षाबंधन के पहले ना वो बेंगलोर में काम कर रहा था सागर शर्मा, और अभी अगस्त में लौटा है लखनऊ। लेकिन वो वहां के सांसद ने उनको क्यों वो किया? ये क्या वहां संदेश देना चाह रहे थे कि इनको दर्शक दीर्घा का पास क्यों जारी किया? वो तो आप ये चाहते हैं कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। आईबी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, हाँ, बिल्कुल। संसद सिक्योरिटी के लोग, बड़ी इसकी ये सीआरपीएफ, इसमें सभी के एक्सपर्ट्स लिए जाने चाहिए। ये गंभीर विषय है, एनआईए को भी बड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कर्नल साहब जो बात कह रहे हैं ना इसमें, क्योंकि ऐसी घटना करके किसी का क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा? क्योंकि वो तो नारेबाजी भी क्या कर रहे थे उन्हें पता ही नहीं था। नहीं, यही तो जांच का विषय है। कुछ चीज है जो बड़ी हिडन है इसमें, वो डिकोड नहीं हो रही है। ये चिंता मतलब वो ब्लॉकेज है, मेरा कहने का मतलब। नहीं, ब्लॉकेज तो है ही है। सवाल वहीं से शुरू होता है जहां से पास जारी हुआ, जहां से पास जारी हुआ और जिन्होंने जारी कराया वहीं से शुरुआत। हाँ, पहली पूछताछ तो वहीं से होनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आज दोपहर से इस घटना पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। वीरेंद्र जी, क्या अपडेट्स हैं? ये कौन लोग हैं? इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक करने में ये कैसे कामयाब हुए? और अब तक इसकी कड़ी हम सुलझा नहीं पाए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज अब तक इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, ये एक मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है उसको पास करके संसद के भीतर, नई संसद है देश की, हमारे 100 साल पुरानी संसद बदली गई थी, नई संसद आई और वहाँ पर इतना धुआं गैस छोड़ दिया, वहाँ पर स्प्रे कर दिया इस तरह का। ये बड़े अपने आप में विचित्र बात है। एक लखनऊ का है, एक हिसार हरियाणा की है, एक महाराष्ट्र का है और इसके बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि इस घटना के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और घटना करने वाले क्या चाहते थे। अभी तक ये भी बात सामने निकल कर नहीं आ पाई है। 2 लोग जो अंदर कूदे थे उनको तो अरेस्ट कर ही लिया गया, उसके अलावा भी कई और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी के नाते संसद कल नहीं चलेगी, थर्सडे तक स्थगित कर दी गई है, बृहस्पतिवार तक। ब्रजेश जी, पास बनने की एक प्रक्रिया है। पास ये जो बना है ये मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के निजी सचिव के द्वारा बनाया गया है और वो भी अब ऑनलाइन बनते हैं पास। चूँकि जो संसदीय कार्यालय होते हैं वहाँ से ऑनलाइन जो पास गेट पर बने होते, भवन पास के जो कार्यालय होते हैं वहाँ से सीधे मेल आता है, वो कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से। तो वो इसी तरह की व्यवस्था यहाँ सचिवालय में भी लागू है। तो वहाँ जिनको पास बनना होता है वो फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और वो मेल वहाँ से सीधे पास ऑफिस को आता है। वहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर नोट होता है और पता, और उसके बाद वहाँ फ़ोटो खींच के बाकायदा पास इशू होते हैं। संसद में भी यही प्रक्रिया है। लेकिन आज इन लोगों का उद्देश्य चाहे जो रहा हो, लेकिन प्रताप सिन्हा तो कैरियर ख़त्म हो गया। अब बीजेपी उनको ना तो दोबारा टिकट देगी और ना आगे उनका कल्याण होगा, क्योंकि 22 साल पहले एक घटना हुई इस देश पर, संसद पर हमले की। आज उसकी बरसी थी, आज वैसी ही घटना हो सकती थी, आज भी कई लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन ये कहिए कि ये हमला असलहों से नहीं था, गोलियां नहीं चली और लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बस धुआं छोड़ के रह गया मामला। तो ये मैसूर ने फिर एक बार पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। ब्रजेश जी, ये लोग क्या भगत सिंह की तरह तो काम करने आए नहीं थे। ये कोई वो लोग हैं जिनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और जहाँ तक सागर की बात है, सागर शर्मा की, सागर शर्मा आलमबाग में जिस घर में रहता है वो किराए पर है। पिछले 15 साल से उसके पिता रोशन लाल वो बढ़ई का काम करते हैं और उसका एक भाई और एक बहन और माँ वहाँ पर रहते हैं और वो गरीबों की बस्ती है, वहाँ पर वो किराए पर हैं। करीब अगस्त सितंबर के बीच बेंगलोर से ये लौटा था और उसके बाद लखनऊ में इसने बैटरी रिक्शा चलाया। बैटरी रिक्शा चलाने के बाद परसों वो लखनऊ से गया था ये कहकर कि दिल्ली जा रहा है आंदोलन में शामिल होने।
अब कौन सा आंदोलन है ये आज पता लगा जब ये बात सामने आई। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जिस देश में हर कदम पर संसद भवन में सुरक्षा हो, वीवीआईपीज बैठते हो, वहाँ पर इस तरह की हरकत हो जाना, घटना हो जाना बड़ा आश्चर्य की बात है। वैसे अभी एक बात और आई कि जूतों की चेकिंग होनी चाहिए। कई देशों में एयरपोर्टों पर जूतों को भी चेकिंग होती है, उतारा जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इनका उद्देश्य क्या था? क्या ये किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं या ये किसी चीज़ की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहते थे? इन सब का इलाज और इन सब की जांच तो अब आगे होगी, तमाम एजेंसियां हैं, करती हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती आई है। वैसे दर्शक दीर्घा ऐसे रहा तो कुछ दिन में सरकार खत्म कर देगी। दर्शकों के लिए कोई पास जारी वारी नहीं होगा, न संसद में न विधानसभाओं में। जी, नई संसद बन गई, व्यवस्था सब पुरानी रही, उसी का फायदा उठा लिए लोग। बहरहाल हरिओम पवार ने लिखा है कि हमेशा कांटे से कांटा निकालना चाहिए। सुनिएगा कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूर होता है तो उस फोड़े में चीरा लगाना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो और सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, सोलो भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। और तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, और 48 में खोया था जो वो कश्मीर आज़ाद करो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। आप इस घटना और इसके डेवलपमेंट पर नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे और भी अपडेट बाद में इसमें ज़रूर लेंगे। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की संसद में आज एक बार फिर 22 साल के बाद सेंध लगी और वहाँ पर आज कुछ हमलावर पहुँचने में कामयाब हो गए। हालांकि उनके पास कोई विस्फोटक या कोई हथियार नहीं था जिससे कि वो भारत की संसद या हमारे सांसदों को कोई नुकसान पहुँचा पाते। हमारे सांसदों ने और वहाँ स्टाफ ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उन्हें न्यूट्रलाइज़ किया, उनको पकड़ा और वहाँ पर सिक्योरिटी पर जो लोग तैनात थे उनके हवाले किया। लेकिन ये बहुत ही वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का ये संगठित अपराध था, बल्कि इसको मैं टेरर एक्टिविटी की संज्ञा दूंगा, क्योंकि ये किसी अन्य संस्था पर नहीं बल्कि भारत की संसद पर किया गया हमला है। और ये टेरर अटैक ही इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये इसे कारित किया गया है। और मंशा क्या है, कौन लोग इसके पीछे सम्मिलित हैं, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पीके सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, देश के जाने माने डिप्लोमेटिक मामले के और सिक्योरिटी और फॉरेन मामले के एक्सपर्ट हैं। दुनिया के बहुत देशों में मैंने देखा, कई देशों में संसद पे या ऐसी जगहों पर अटैक हुए, लेकिन इस तरह का अटैक, इनके पीछे ना कोई वो विस्फोटक ले गए थे, ना कोई हथियार लेकर गए थे। ये क्या सिर्फ एक अलार्म बेल है हमारे लिए सहगल साहब, या फिर पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है जो हमें आगे भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये कोई हथियार लेकर नहीं गए थे, चाहते तो कुछ ले जा सकते थे, नर्व गैस भी हो सकती थी, कोई केमिकल या जहरीली गैस भी हो सकती थी। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये हमला जो है एक किस्म से टेररिस्ट अटैक है। ये लोग जो है इन्होंने बड़ी वेल थॉट थ्रू, वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इसकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की होगी। इसने अपनी माँ को साफ तौर पे कहा कि मैं दिल्ली एक आंदोलन में जा रहा हूँ, और वो 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को कितनी आसानी से पार करके संसद के अंदर पहुँच जाते हैं, पूरे देश को इसकी चिंता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अपने सारे के सारे जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है सबको बेवकूफ़ बनाया। इसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, डिस्पैशनेट, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर सबको फेथ और ट्रस्ट हो, और किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक वो सांसद का ताल्लुक है, सांसद को उसको कस्टडी में ले लेना चाहिए, बिकॉज ये देश की सिक्योरिटी का ताल्लुक है। इस समय ये वो बीजेपी का सांसद है या कांग्रेस का सांसद है, इट्स अनइम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। उसके यहाँ से ये पास इशू हुआ, बहुत लाजमी है कि उसको कस्टडी में ले लिया जाए, क्योंकि वो भी गायब हो सकता है। क्या किसी बाहरी ताकत के इशारे पे कर रहा था? क्या वो किसी अंदरूनी ताकत के इशारे पे कर रहा था? किसकी ताकत पे कर रहा था? क्या कोई पॉलिटिकल
पार्टीज इन्वॉल्व थी। नहीं, मैं भी कौन हैरान हूं involved कि था? आप वो मैसूर क्या के चाहते आदमी थे? को देते, उनका अपने मकसद क्या था? क्षेत्र के आसपास के लोगों को विजिटर गैलरी का पास देते, तो ये बात समझ में आती है। एक लखनऊ का है, एक जींद हरियाणा की, एक महाराष्ट्र का, एक कहीं और का, एक ललित झा है वो शायद बिहार का या कहीं और का है। इतने अलग अलग लोगों को आप पास जारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप किसे पास की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वो भी दर्शक दीर्घा के लिए। सहगल साहब, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विथ यू। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले उनको तो एकदम से कस्टडी में ले लेना चाहिए, एंड ही शुड बी क्वेश्चन एंड इंटेरोगेटेड वेरी थॉरली बाय द NIA और एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसके ऊपर देश को पूरा भरोसा हो, पूरा फेथ हो। किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बचाने की कोशिश की गई तो एक किस्म से देश के साथ गद्दारी है। इस समय बिल्कुल इंडिपेंडेंट और डिस्पैशनेट इंक्वायरी होनी चाहिए। द कंट्री वुड लाइक टू नो कि हुआ क्या है और ये कैसे हुआ, और ये कैसे कि कई महीनों से ये कार्रवाई कर रहे थे कि आपको किसी प्रकार का कोई इल्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल उसी माफिक जैसे हमास 2 साल से तैयारी कर रहा था और नेतन्याहू का दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी थी, सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम था, वो फेल हो गया। हम भी यही कहते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा हो गया है, खास करके पार्लियामेंट अटैक के बाद में और मुंबई अटैक के बाद में, लेकिन वास्तव में उनमें खामियां हैं और उन खामियों का कितनी आसानी से इसने उनको तोड़ा, उनका फ़ायदा उठाया, ये तो एक किस्म से बहुत ही चिंता की बात है। जी शुक्रिया सहगल साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ मौजूद है। शिवदान सिंह जी, जो बात अभी सहगल साहब कह रहे थे मैं उसको ही आगे बढ़ाता हूँ। क्या पास इशू करने वाले को या पास के लिए रिकमेंडेशन करने वाले को इस बात का इल्म नहीं था कि एक लखनऊ के आदमी के नाम पे पास बन रहा है, एक हरियाणा के, एक मध्य प्रदेश के, एक कोई और, तो ये क्यों ऐसे हो रहा था? और वो व्यक्ति, क्या उनको एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ही इस व्यक्ति से की जानी चाहिए जिसने पास इश्यू किया है। यदि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो जिन लोगों ने इनकी पास की रिकमेंडेशन की है उनके लिंक से पूरा पता लग जाएगा कि इनके कहां तक कॉन्टैक्ट है इनके, और जहां तक जिस प्रकार का कलेक्शन किया है, इस कलेक्शन से ही लग रहा है कि इनका वेल स्प्रेड कंट्री में इनका लेआउट है और ये लोग जो हैं इनको वेल कोऑर्डिनेट किया गया है। तो इसके लिए यदि उस इंटेलिजेंस एजेंसी उसके उस आदमी को प्रॉपर चेक करेगी जिस आदमी ने को रिकमेंडेशन की पासों के लिए, तो इसका पूरा भंडाफोड़ हो सकता है। ये कोई ऑर्डिनरी एजेंसी नहीं है जिसने कोऑर्डिनेट किया इसको। इसको मैं सहमत हूं आपसे। प्लान्ड किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने किया है। ये 99% पाकिस्तान की ISI हो सकती है या कोई इस तरह का एलिमेंट है जो देश में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, जिस तरह की एक और इन्वेस्टिगेशन से एक पहलू पता चला कि इन सबको पहले गुरुग्राम के घर में 2 दिन रुकाया गया, उसके बाद इन सबको कुछ को पार्लियामेंट के भीतर पहुंचाया गया और कुछ को बाहर की, जैसे ही अंदर अटैक करें आप बाहर से प्रदर्शन शुरू कर दीजिए। देखिए, इस तरह के जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इस तरह के, तो इससे पूरे लीड मिल सकते हैं और ये केस पूरा खुल सकता है। क्योंकि इनके पास एक और बड़ी चिंता, मतलब एक बड़ी रहस्यमय बात है, रिकमेंडेशन की है, मिस्टीरियस क्या है कि इनके फोन भी इनके पास नहीं है। एक व्यक्ति है कोई ललित, उसके पास है। तो वो तो जो जिसने भी कोऑर्डिनेट किया है, जो भी कंट्रोल कर रहा होगा, उसने सारी सिक्योरिटी लैब्स हो सकते हैं, उनको पहले कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि अक्सर सिक्योरिटी एजेंसी क्या करती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसके टेलीफोन से उसके कॉन्टेक्ट को पता करती है, तो क्या उसने टेलीफोन कन्वर्सेशन किया उसको पता करती है। इसलिए उसने इस एंगल को खत्म करने के लिए ही इनके सबके टेलीफोन अपने पास रखे, जिससे कि उन टेलीफोन नंबरों से उनके ले। देखिए, अगर इनके डिवाइसेस मिलती ना मोबाइल की, तो उससे पता चलता कि ये किसके टच में है, उस डिवाइस पे हिस्ट्री क्या थी, किस किस से बात करते थे, क्या था। अब डिवाइस ही नहीं मिल रही है, इसीलिए टेलीफोन उन्होंने रखा अपने पास में कि जिससे पुलिस को ये एंगल ना मिल सके कि इनसे किसके साथ कांटेक्ट थे। वेल कोऑर्डिनेटेड है, तभी इन्होंने ये टेलीफोन अपने पास रखे हैं। और आपके मुताबिक जब तक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी नहीं बनेगी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज की मिला के,
तब तक तह पर पहुंचना मुश्किल होगा। देखिए, एक्सपर्ट एजेंसी जो हमारी है, एनआईए है, आईबी है, इनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, तभी इस घटना का पूरा भंडाफोड़ हो सकता है। एग्जैक्टली। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब सरकार कह रही है फखरुल हसन की अब हम स्पीकर कह रहे हैं कि दर्शक दीर्घा बंद करेंगे और भी जो पासेस जारी हुए हैं वो सब बंद करेंगे, लेकिन इस संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई इसको लेकर तो कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से उठाए जाने चाहिए थे और सरकार को आज विशेष ध्यान ऐसे भी रखना चाहिए था ब्रजेश जी, जब आज संसद भवन की आतंकी हमला जो हुआ था उसकी बरसी थी। आप सोचिए जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक घर में सबको इकट्ठा रोका गया, फिर एक व्यक्ति उनके फ़ोन करेक्ट कर लेता, उसका मकसद सीधा सा है कि आप उसके नेटवर्क तक पहुंचने में आपको समय लगे। एजेंसी अगर ये फ़ोन मिल जाते तो एजेंसियां जल्दी इस मामले को इसको हल कर लेती, लेकिन जो कि फ़ोन नहीं है, अब आपके पास फ़ोन नहीं है तो निश्चित रूप से जो इनके पीछे लोग हैं उनको भागने का मौका मिलेगा, छुपने का मौका मिलेगा, और एजेंसियां जब तक उन कॉल डिटेल्स को निकालेंगी, खंगालेंगी, बहुत समय हमारा चला जाएगा। इसलिए जो बात आपने कही कि मैसूर के जो सांसद हैं, सबसे पहले जो इस मामले की पूरी जांच है वहीं से शुरू होनी चाहिए थी, और ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर उनका सांसद इस तरीके के कोई पास जारी करता है तो उस सांसद को मीडिया के सामने आगे आना चाहिए था, देश के सामने आगे आना चाहिए था, बताना चाहिए था। अगर उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मामले में तो सामने आना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि इस तरीके से हमने ये पास किसी के कहने पे या किसी की सिफारिश पे हमने जारी किए हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम पहले अपने गृह मंत्री जी को देखते थे वो निंदा करते थे, दूसरे हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि चिड़िया भी यहाँ पे नहीं मार सकती पंख, तो आज देश की जो सुरक्षा है आंतरिक, उसमें ये बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर सुधा मिश्रा, क्या इन्वेस्टिगेशन के लेवल को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने सिक्योरिटी एक्सपर्ट सहगल साहब, शिवदान सिंह जी, ये सब लोग बता रहे हैं, और जो अब तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ ये इशारा है, और ये एक मिस्टीरियस है, ये नॉर्मल अटैक नहीं है, ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड और इसके पीछे बहुत ही थॉटफुल और रिसोर्स मोबिलाइज किए गए लोग हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, चूंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरा ददिहाल, नलिहाल, ससुराल सब आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो मैं जानती हूँ कि हमारे देश की सुरक्षा जब सैनिक के हाथों में हो या किसी स्पेसिफिक जो हमारे सुरक्षा के लोग जो होते हैं सरकार में, जो सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, वो अपने पैटर्न पे बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हैं, उन पे कोई हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बात शुरुआत हो रही है कि ये चूक है, चूक नहीं कह सकते ब्रजेश जी इसको, ये चूक है ही नहीं। चूक तो तब होती ना कि एक लेयर पार करता, कहीं और पकड़ा जाता, उसने पूरा सारे लेयर पार किए सुरक्षा के, और वो दर्शक दीर्घा से कूद के वहां तक पहुंच गया। इसका मतलब ये चीजें नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई चीज नॉर्मल नहीं है, सुनियोजित तरीके से किया गया है, तो इस पे जो जांच की बात थी, इतने घंटे बीत चुके हैं। इतने घंटे बीतने के बाद भाजपा, मैं यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है, और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा सदन से शुरू होती है, मंदिर है हमारा लोकतंत्र का। अगर वहां पे इस तरह की चूक हो रही है, सेंधमारी हो रही है, वो भी इस तरह प्रॉपर ढंग से, आपने जैसा सबने बताया, यहाँ पे जितने हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो उन्होंने कहा कि शुरुआत कहां से होनी थी, उसी में इतना डिले हो गया। फोन आपके पास नहीं है, जिसने पास बनवाए वो कुछ कह नहीं रहा है, सरकार का कोई बयान उसके बारे में नहीं आ रहा है, तो समय सबको मिल रहा है। जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया है, उनके पास टाइम निकल रहा है ना, आप टाइम देते जा रहे हो। आपको फोन मिल जाने चाहिए थे, सांसद ने क्यों बनाए इस पे उत्तर मिल जाना चाहिए था, क्यों, कहां, कैसे, इतने प्रश्नों के उत्तर तो अभी तक हमारे पास होने चाहिए थे। हमने जान लिया कौन कौन से लोग थे, वो लोग वहां क्यों थे, कैसे थे, किसके कहने पे थे, इसकी जानकारी जिससे मिल सकती है, उसके जो एजेंसियां हमारी हैं तुरंत तत्पर हो। इतना बड़ा कांड कोई सामान्य दिमाग नहीं कर सकता। गुजारिश करना चाहूंगी, क्योंकि इनकी कोई डिमांड भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि ये कोई डिमांड वहां प्रस्तुत कर रहे थे और इनकी बात नहीं सुनी गई इसलिए इन्होंने किया। ये जब ये घटना कर रहे थे तो कोई डिमांड भी नहीं थी इनकी। ब्रजेश जी, बाहर एक महिला थी, वो नारे लगा रही थी, तानाशाही नहीं चलेगी, बोलेगा, बस इतना ही बात। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि अगर ये किसी चीज की मांग होती तो मांग वो भी कर रहे होते, मांग बहुत दिन से चल रहा होता। इस तरह से कमरे में मोबाइल का कहीं और होना, 4 जगहों से 4 लोगों का इकट्ठा करना, ये छोटी बात नहीं है ब्रजेश जी। मैंने कहा ना, पास मुझे नहीं मिल पाया, पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं है, जो कि चौथे स्तंभ है। इसका मतलब इन चीजों की जानकारी देश को,
देश के लोगों को और हमारे समस्त संस्थाओं को होना जरूरी है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा पे आज मैं एक पत्रकार का ट्वीट पढ़ रहा था, एक महिला संपादक हैं, उन्होंने लिखा कि मेरे पास परफ्यूम की एक बहुत छोटी सी शीशी रहती है 20-25 ml वाली, आज तक वो लेके भी सदन में नहीं जाया, सदन की तरफ गलियारा नहीं पार कर पाई, सदन के दर्शक दीर्घा पे जाने की दूर की बात, ये पूरी गैस लेके पहुंच गया। बार बार इसी बात को मैं बार उठा रही हूँ ना कि आप बताइए, परीक्षा के संस्थानों में, चूंकि टीचर भी हूँ, परीक्षा के संस्थानों में बच्चे एग्जाम देने आते हैं, जूते खोल दिए जाते हैं, लेकिन वहां पे कर्नल साहब प्लीज लेट आऊंगा आपके पास, देश की सुरक्षा की बात हो रही है। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। दुबे जी, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी घटना है, मैं इसको टेरर एक्ट मानता हूं और मैं खुद चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई करे, जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह की घटना बड़ी अप्रत्याशित है और इसकी बहुत ही थारोली इन्वेस्टिगेशन इसका किया जाना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी चूक है? नहीं, ये बहुत बड़ी चूक है, अप्रत्याशित है, और अप्रत्याशित ढंग से लोग वहाँ पर चौंके भी, सारे सांसदों को भी लगा होगा कि ये क्या हो गया। लेकिन आपके जो कारण हैं, कारण तो सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होती है जिन पर हम बहस तो कर रहे हैं। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, मैसूर के सांसद ने पास जारी किया, और अभी तक वो, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूँ कि उनका बयान आ जाना चाहिए था कि हमने किन परिस्थितियों में, किनके कहने से इनके पास जारी किए थे, इनको मैं कैसे जानता था। तो सारी चीज़ें देश के सामने एक संदेश चला जाता कि इनका पास क्यों जारी हुआ। वो अभी असमंजस बना हुआ है। हम आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सब जगह जाके जवाब देते हैं, हमारी डिबेट पे, आपकी डिबेट पे मैं नहीं समझता कि आपने बुलाया, मैंने आमंत्रित किया था, पर वो नहीं आए। आप इसकी गंभीरता यहीं से देखने की जरूरत है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को यह संदेश देना है कि हम देश को सुरक्षित ढंग से हम रखने में लगे हुए हैं, हम मजबूत हैं। लेकिन इस पर अभी कहीं कोई चीज़ नहीं आई। गृह मंत्री जी को पार्लियामेंट में आकर के बयान देना चाहिए था, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमसे चूक हुई। ये चूक तो सरकार की है और वो अभी तक नहीं हुआ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि सुरक्षा और ख़ासतौर पर भारत की संसद की सुरक्षा को लेकर आयोजित इस परिचर्चा में आप सबने हिस्सेदारी की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे कि सदन में आज सुरक्षा चूक कैसे हुई, किस तरह से इन हमलावरों ने एक एक करके 7 बैरियर सिक्योरिटी के पार किए, और फिर दर्शक दीर्घा पर पहुंचने के बाद इनकी क्या एक्टिविटी थी, और दर्शक दीर्घा से सदन में कूदे कैसे, करीब 9 से 10 फीट का गैप है, कैसे कूदे और फिर किस तरह से जंप करते हुए गए, और किस मोमेंट पे सागर शर्मा ने अपने शूज़ ओपन करके ये स्प्रे बॉम्ब का इस्तेमाल किया। इन सारी घटना को अब से थोड़ी देर बाद हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। डिबेट के उस पार पूरा इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार। दादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते